नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। ये आज की संसद की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। आज राज्यसभा में जबरदस्त सीन देखने को मिला। मॉनसून सत्र में अब तक के 16 दिनों में यह पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ठीक आमने सामने आ गए। और यह सिर्फ ट्रेलर था। अब बीजेपी राम मंदिर पर झुकने के मूड में नहीं है, लड़ने के मूड में है। दिल्ली में जो हुआ और लखनऊ में जो हुआ वो साफ इशारा कर रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने जो कहा और दिल्ली में मोदी सरकार के मंत्री ने जो बातें बताई, दोनों बातें जोड़ने पर एक साफ अर्थ समझ में आता है। राम मंदिर की लड़ाई में अब बीजेपी कूदेगी। समाजवादी पार्टी अगर आरोप लगाएगी तो बीजेपी जमकर जवाब देगी। दिल्ली से भी जवाब मिलेगा और लखनऊ से भी जवाब आएगा। और एक और बड़ी बात, अब आगे किसी की गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। योगी ने कह दिया है राम मंदिर दान चोरी में न कोई साधु न कोई संत, कोई भगवादारी नहीं मिला हुआ था। राम मंदिर का इशू उठाकर क्या मोदी और योगी के विरोधी खुद फंस गए? अयोध्या कांड का अगला अध्याय क्या होने वाला है? आज की एक एक तस्वीर से समझिए। मोदी जी की लोकप्रियता ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश आते आते पूरी तरह बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। आगामी और असली परिणति आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2027 के फरवरी के महीने में। सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अहंकारी सरकार जितनी जल्दी चली जाए अच्छा है। सरकार डर गई है। सरकार को अपनी हैसियत औकात पता चल देश के युवा ने दिखा दी है। हिंदुस्तान में 13 अगस्त के बाद क्या होगा? मोदी के सियासी विरोधियों ने अगस्त का कैलेंडर रेडी किया है। अगस्त के कैलेंडर में 4 अगस्त की तारीख पर क्या क्या चिपकाया गया है, क्या क्या टाइटल लगाया गया है, क्या क्या हेडलाइन बनाई गई है, पहले ये देखिए। सबूत नंबर 1 ये रहा। ये तो शुरुआत है, आगे देखना। लाइव कैमरे पर प्रियंका ने मोदी को चैलेंज किया। सबूत नंबर 2 ये रहा। कांग्रेस खुल्लम खुल्ला शाह को धमकी दे रही है, कह रही है अमित शाह को आने तो दो, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। सबूत नंबर 3 देखिए। कांग्रेस के वीडियो का कैप्शन पढ़िए। लिखा है अब नरेंद्र मोदी की खैर नहीं, कांग्रेस क्या करने जा रही है। सबूत नंबर 4 देखिए। कांग्रेस के एक सांसद मोदी को, शाह को, आरएसएस को औकात दिखाने की धमकी दे रहे हैं। सबूत नंबर 5 देखिए। कांग्रेस का वही सांसद प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर की धमकी दे रहा है। कांग्रेस के वीडियो का कैप्शन तो यही कह रहा है। और ये तो सिर्फ एक यानी कांग्रेस पार्टी का कैलेंडर है। बाकी पार्टियों का अगस्त वाला कैलेंडर देखेंगे तो आपका भी सर चकरा जाएगा। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों का सीक्रेट मिशन लीक हो गया है। मोदी विरोधियों का मॉनसून सेशन से आगे का अगस्त वाला प्लान क्या है, यह पता चल गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ 13 अगस्त से आगे का प्लान बन रहा है। इस प्लान में राहुल, अखिलेश, ममता, उद्धव ये सारे नेता शामिल हैं। संसद के मॉनसून सत्र में मकर द्वार के बाहर, संसद भवन के अंदर पिछले 16 दिनों से जो सियासी स्टंट हो रहा है वो दरअसल 13 अगस्त से आगे की ड्रेस रिहर्सल है। विपक्ष ठान कर बैठा है कि मॉनसून सत्र में संसद को 5 मिनट भी नहीं चलने दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर के नाम पर सिर्फ हंगामा बरपाया जाएगा। इस हंगामे की एक पटकथा मकर द्वार के बाहर लिखी जाती है, दूसरी पटकथा लोकसभा और राज्यसभा में लिखी जाती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है। लोकसभा में क्या होता है देख लीजिए। स्पीकर की एंट्री के साथ ही बैनर पोस्टर लेकर वेल में पहुंचकर हो हंगामा शुरू हो जाता है।
राज्यसभा में क्या होता है ये भी चेक कर लीजिए। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत का ये फ्रेम, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा का ये फ्रेम देखिए। हाथों के इशारों को डिकोड कीजिए। सब कुछ वेल प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड होता है। अब इसी का वीडियो वर्जन देखिए कैसे संजय राउत अपनी सीट से आगे आकर कैमरे के सामने ड्रामा करते हैं। अब पवन खेड़ा का ये फ्रेम देखिए, उनके हाव भाव नोट कीजिए। खड़गे बोल रहे हैं, सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, जयराम रमेश दाएं बाएं इशारा कर रहे हैं और पवन खेड़ा ऊपर की ओर देखकर ये चेक कर रहे हैं कि खड़गे की स्पीच का फ्रेम टीवी में आ रहा है या नहीं। उनकी लिप रीडिंग करने पर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हाँ आ रहा है, यानी सब कुछ कैमरे के लिए ही हो रहा है। इस दौरान सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, वो भी हाथों से सत्ता पक्ष को कुछ कहती हुई नजर आती हैं। मोदी और शाह को विपक्ष के 13 अगस्त से आगे वाले इस प्लान का आइडिया लग गया है। तभी तो 16 दिन में पहली बार हुआ है जब राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। मकर द्वार के बाहर जंतर मंतर के नाम पर छात्रों का हितैषी बनने वाले विपक्ष को, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने राम भक्त बनने वाले विपक्ष को और संसद के भीतर कैमरे की ओर देख कर अपना फ्रेम चेक करने वाले इकोसिस्टम को, संसद में रोड ब्लॉक पैदा करने वाले विपक्ष को आज रिजिजू ने सबसे तीखा जवाब दिया है। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। इन लोगों को करने में हम लोग देख चुके हैं। माफी मांगो कांग्रेस पार्टी को, माफी मांगो, इन्हें माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भगवान राम को अपमान करना इनका फितरत है। कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों का अचानक राम नाम का जप करना, सुबह शाम दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जंतर मंतर के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाना, यह कोई संयोग नहीं है। यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो 13 अगस्त से आगे यानी मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इमेज को बार बार टारगेट किया जाएगा और उससे 2027 के चुनाव में पॉलिटिकल फायदा उठाया जाएगा। ये बात अब तक छिपी थी, लेकिन मोदी और शाह विरोधी अब खुद अपना ही प्लान लीक कर बैठे हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करें? ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी की लोकप्रियता ध्वस्त हो गई है, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी की बात, बीजेपी की बात, उनके मन की बात सब झूठे वादे हैं। राम मंदिर की लूट, नितिन नवीन के कार के सामने हनुमान को नचाया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से जंतर मंतर के युवाओं के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, पैलेट गन्स, लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब लोग आपको सबक सिखाएंगे। बीजेपी के राज में क्या मंगल होता है क्या? 10 साल में देश में कुछ मंगल हो गया है क्या?
ये अपने लोग जमा करते हैं, मंगल मिलन, शुभ मिलन, ये मिलन, वो मिलन। जनता और उसमें मंगल मिलन का रिश्ता टूट गया है। अभी तो ये दतिया और बांकीपुर झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश आते आते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। शुरुआत है तानाशाही के विरुद्ध जनादेश की, जो बांकीपुर की और दतिया की जनता ने दिया है। ये शुरुआत की है जनादेश की, और इसकी आगामी और असली परिणति आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2027 के फरवरी के महीने में। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। जून 2026 की इंडी ब्लॉक की मीटिंग याद कीजिए। उसी वक्त तय हुआ था कि इंडी गठबंधन हर 2 महीने में बैठक करेगा। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में प्रस्तावित है, यानी मॉनसून सत्र खत्म होने के आसपास या उसके तुरंत बाद की बैठक हो सकती है, जिसमें संसदीय प्रदर्शन का आकलन, एकजुटता और आगे की रणनीति तय होगी। अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष जंतर मंतर के बहाने अमित शाह के पीछे क्यों पड़ा है। आप ये भी समझ गए होंगे कि हमेशा से राम का विरोध करने वाला इकोसिस्टम, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला इकोसिस्टम इन दिनों राम की भक्ति में इतना लीन क्यों है। इसकी वजह शुद्ध रूप से सियासी है। कांग्रेस और सपा के साथ साथ मोदी के सारे विरोधी जंतर मंतर से लेकर चढ़ावा चोरी तक इन दोनों ही मुद्दों को काफी लंबे समय तक खींचकर उससे सियासी फायदा उठाने की फिराक में है। 2027 चुनाव है, इसलिए सब बौखला गए हैं और कहीं कुछ नहीं होने वाला। आएगी बीजेपी। ये सब अपनी कब्र खोद रहे हैं। सोची समझी रणनीति के तहत नौटंकी, सनातन हिंदू धर्म को अपमानित करना। एक पप्पू रहे तो कहूं, कई पप्पू आ गए। पप्पू पैसा डाल रहे हैं और भीतर में सदन के भीतर नौटंकी। ये नौटंकी का जगह नहीं है। ये नाटक मंडली बंद करे। ये न सोचे कि उनकी सरकार जनता बना रही है। जनता क्यों बनाएगी? फिर लाएगी लुटेरों को। जनता अखिलेश यादव को यूपी ले आए, अब बिहार में तेजस्वी यादव को ले आए और कांग्रेस को ले आए। ये बिहार की जनता को कबूल नहीं। विपक्ष जानबूझ करके सदन को में हंगामा कर रहे हैं। रोज सदन में आने के बजाय सदन शुरू होने के पहले विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। ये सोची समझी नियोजित उनकी रणनीति है और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लेकिन ये एजेंडा यहाँ से सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेल्फ गोल होगा। मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने देख रही हैं। आखिर उन्हें ये नहीं मालूम कि अभी बंगाल का चुनाव क्या हुआ, अभी तमिलनाडु के चुनाव में क्या हुआ, पुडुचेरी के चुनाव में क्या हुआ, असम के चुनाव में क्या हुआ। एक सपने देख रही तो बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन सदन तो चलने दें। दिल्ली में राहुल और उनकी पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर है। यह कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर लगाए जा रहे कैप्शन से साफ साफ क्लियर है। लेकिन एक और जंतर मंतर खुल चुका है। यह दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में खुला है। दिल्ली में इस जंतर मंतर को अखिलेश और डिंपल लीड कर रहे हैं, तो लखनऊ में शिवपाल यादव अखिलेश के इशारों पर चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर योगी के खिलाफ अपनी सियासी चालें चल रहे हैं। आज दिल्ली में डिंपल यादव ने 33,050 रुपए का चंदा इकट्ठा किया, चांदी के 2 सिक्के कलेक्ट किए, तो लखनऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर योगी सरकार के सप्लीमेंट्री बजट को डीरेल करने की कोशिश की। कोई हाथ में दूध की बोतल और योगी का पोस्टर लेकर आया। किसी ने यूपी विधानसभा के भीतर वही मकर द्वार वाला लाल रंग का पोस्टर कैमरे पर लहराया। कोई खाद की बोरी कंधे पर लाद कर पहुंचा। कोई दिल्ली के जंतर मंतर वाला पोस्टर अपने गले में टांग कर पहुंचा। अखिलेश के हर विधायक के हाथ में अलग अलग पर्चा था।
हर पर्चे में योगी को घेरने वाला मुद्दा था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस चढ़ावा चोरी पर था। डिंपल यादव जो लाल रंग का पोस्टर दिल्ली में दिखा रही हैं, सपा के विधायक वही लाल पोस्टर लेकर विधानसभा के भीतर जमीन पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सुबह करीब 11 बजे से वेल ऑफ द हाउस में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। राम मंदिर दान चोरी के पीछे छिपकर योगी के खिलाफ एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। लेकिन यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने नए राम भक्त बने समाजवादियों को उन्हीं के जाल में फंसा डाला। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तब जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। मैं इंगित करता हूँ सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए। इसके बाद अयोध्या पर हल्ला मचाने वालों को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी ने अखिलेश की पार्टी को तो लपेटा ही, लगे हाथों पप्पू यादव को भी लपेट लिया। वही पप्पू यादव जिन्होंने कुछ दिन पहले संसद भवन के बाहर साधु का वेश बनाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला पूरा पॉलिटिकल स्टंट किया था, देश के सनातनी साधु संतों को टारगेट किया था। पप्पू ने साधु का वेश बनाकर बड़ी पॉलिटिकल गलती कर दी और अब योगी ने विपक्ष के इस सियासी नौटंकी की पूरी पोल खोल कर रख दी। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और यह आक्षेप कौन लगा रहा है? यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण
आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। अब बीजेपी अगले राउंड की तैयारी कर रही है। मैसेज क्लियर है, संसद हो या यूपी विधानसभा हो, कहीं पर भी दबने की जरूरत नहीं है। अब विपक्ष के एजेंडे से लड़ने की जरूरत है। आज इसकी शुरुआत रिजिजू और योगी ने कर दी है।